डर नहीं लगता है आपको, मतलब सरहद के पार, वो भी अब बाकी कंट्री से तो लोग जुड़ना चाहते हैं, लेकिन भारत में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति जब पाकिस्तान या पीओजे के मतलब वहाँ पे इस तरह से नहीं करता है, डरता है, तो आपको डर नहीं लगता है? मुझे डर नहीं लगता, मेरे वो अपने लोग हैं। आप देखिए कि 75 साल के बाद सेम कल्चर सेम ज़ुबान, डर क्यों लगेगा? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब उन्होंने टेक ओवर किया, सबसे पहले वो वहाँ गए थे नवाज़ शरीफ साहब के यहाँ, मुझे याद है। सो हम कोई ऐसी बात करते ही नहीं, गलत काम करते ही नहीं जिससे मुझे डरना पड़े। हम अपनी लैंग्वेज कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। जो फैमिलीज़ बिछड़ी हुई हैं 75 सालों को, अगर आप मेरे पेज पे और पीछे जाके स्टोरीज़ देखेंगे, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। माँ वहाँ रह गई, बेटा यहाँ रह गया, किसी को पता नहीं था वो ज़िंदा है कि नहीं। कैसे कैसे हमने मिलाने की कोशिश की, थैंक्स टू सोशल मीडिया। ये टेक्नोलॉजी जो इतनी एडवांस हो गई है, लोगों के लिए एक चमत्कार था। 84 इयर्स के एक बुज़ुर्ग वहाँ पे, जो पहले तुलसी बाबा थे, फिर वो मीरू बाबा हो गए, और उन्होंने अपनी बहन का मुझे बताया। सबसे पहले जो मैंने फैमिली मिलाई, उन्होंने कहा जानकी है, उसके आँख के नीचे यहाँ पे काला मसा है। इतनी सी निशानी उन्होंने बताई। आप तब की पॉपुलेशन देखिए और आज की पॉपुलेशन देखिए, और इतनी पॉपुलेशन में एक जानकी को आप ढूंढ के बताइए, बहुत मुश्किल था। खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं रोमी शर्मा जी, जो कि पीर पंजाल एरिया से बिलोंग करती हैं और एक्ट्रेस के रूप में भी इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा मुकाम बनाया है। राइटर के रूप में भी इनकी जो है काफ़ी सारी बुक्स जो हैं वो रिलीज़ हुई हैं, और एक पेज के माध्यम से जो दिलों की दूरियां, सरहदों की दूरियां हैं, उनको मिटाने का काम भी रोमी शर्मा जी करती हैं। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ एयर इंडिया में। थैंक यू, शुक्रिया। रोमी मैम, मैं शुरुआत करूंगा एक्ट्रेस के रूप में, मतलब कितनी सारी आपने जो सीरियल्स वगैरह किए, और कैसे आपका जो झुकाव है वो एक्ट्रेस के रूप में हुआ? देखिए, मैं स्कूल में थी और मेरे स्कूल के बाहर एक पोस्टर मैंने एक दिन देखा जिसमें लिखा था कि जम्मू में तब फर्स्ट टाइम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से वर्कशॉप हो रही थी। जी। तो मैंने भी वो पोस्टर देख के एप्लीकेशन फ़िल कर दी, और उसके बाद हमारे दिल्ली से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पैनलिस्ट आए और उन्होंने इंटरव्यूज़ लिए। सो उस इंटरव्यूज़ में मेरी सिलेक्शन हो गई। फिर मैंने वो 40 डेज़ की जम्मू में वर्कशॉप करी, थिएटर क्या समय वर्कशॉप। रहा होगा तब? 93। 93 में? तो वो वर्कशॉप करी, और उस वर्कशॉप में हम 40 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। बहुत सारे बच्चे थे, जम्मू कश्मीर, डोडा, सब जगह से थे। सो उसमें जब मुझे सॉरी, जो मुझे कैंप डायरेक्टर जो थे वो हमारे M.K. रैना सर थे, काफ़ी फेमस नाम है थिएटर में। जब मुझे थिएटर पे, अभिनव थिएटर में जो शो हुआ था, प्ले हमने किया था कबीरा खड़ा बाज़ार में, जब मुझे लोगों ने स्क्रीन पे देखा, बिकॉज़ वो जम्मू इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा एक क्रेज़ था, NSD की वर्कशॉप। सो जब मुझे लोगों ने वहाँ स्क्रीन पे देखा, उसके बाद सॉरी स्टेज पे देखा, उसके बाद फिर ये सिलसिला स्टार्ट हो गया। चलता रहा। जी। तो मैम, जिस तरह से 93 की अगर हम बात करें, एक महिला या बच्चे स्टूडेंट होने के नाते घर वालों का कितना सपोर्ट मिला आपको? क्योंकि उस समय मतलब घर वाले इतना सपोर्ट नहीं करते थे, खासकर लड़कियों को। घर वालों का इनिशियली तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था। मैंने बहुत सारे अपने इंटरव्यूज़ में कहा भी है, बिकॉज़ मीडिया को तब लोग अच्छा नहीं समझते थे। आज तो बहुत कंपटीशन आ गया है। आज लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे मीडिया में आएँ, स्क्रीन पे आएँ। बिल्कुल। तो वो कैसे भी करके बच्चों को आगे लाना चाहते हैं, लेकिन हमारे टाइम में आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत स्ट्रगल थी। किराया नहीं मिलता था। घर से स्कूल जाते थे, वहाँ से बंक मार के पैदल चलते थे। बहुत पैदल चल चल के हमने एक-एक प्ले की रिहर्सल्स हमारी एक-एक महीना होती थी। कैसे वो टाइम मैनेज किया, मैं आज सोचती हूँ तो मतलब ताज्जुब होता है अपने आप पे ही, अपने उस सफ़र पे, कि इतनी स्ट्रगल हमने करी है और इतनी मेहनत करी है कि वो जो मेहनत है ना, उसको आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। वो जो पैशन है, वो जो जुनून है ना, वो जुनून ही था जिसने हमसे इतना काम करवा लिया। आजकल तो ऐसे लगता है कि टाइम बदल गया है, और एक्चुअली बदल गया है, लग नहीं रहा है। बिकॉज़ आजकल इतनी फैसिलिटीज़ हैं बच्चों के पास, बिल्कुल। पेरेंट्स ड्रॉप करते हैं कारों में, पेरेंट्स पैसे देते हैं हर चीज़ के लिए, इतना प्रमोट करते हैं, अवेयर हैं। मैं तो जब फर्स्ट प्ले करके, हालांकि मेरे दादाजी आर्मी में थे, मैं उनको लेके, बिकॉज़ रात को शो होना था 9 बजे, अभिनव थिएटर में शो ख़त्म हुआ। जब मैं घर पहुंची तो मेरे डैडी को, जबकि मैं दादाजी के साथ थी, बट ही वॉज़ वेरी अपसेट। ही सेड कि तुम कहाँ गई थी, क्यों गई थी? जब उनको ये पता चला कि मैं थिएटर करने गई थी, तो मतलब जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर लगा उनको मेरे लिए, कि मतलब मैंने ऐसे क्यों किया। तो थोड़ा एंटी हुए। फिर मेरे दादाजी ने उनको समझाया, मेरे पेरेंट्स को। उसके बाद स्लोली स्लोली जब वो देखने लगे, समझने लगे, उनको समझ आया कि नहीं, इस फील्ड में कोई बुराई नहीं है।
फैमिलीज़ ही होती हैं, सब बच्चों वाले हैं, बहनों वाले हैं, बेटियों वाले हैं, और फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन शुरू का मेरा जो शुरुआती दौर था वो बहुत मुश्किल था। तो मैम कौन कौन से सीरियल्स आपने किए हैं और कौन सा आपके दिल के करीब है? देखिए, सीरियल्स तो मैंने कोई 350-400 प्लस किया है, सो सबके नाम याद रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने जो वेद राही सर के साथ फायर एंड स्नो करके एक पंचेरी में शूट हुआ था, वो कश्मीरी माइग्रेशन पे एक फ़िल्म बनी थी 17 पे, सारा क्रू बॉम्बे का था। वो मेरे दिल के बहुत करीब है, और आप बिलीव करें उस टाइम मेरी एज 17 ईयर्स की रही होगी और मैंने 70 साल की बुढ़िया का कैरेक्टर निभाया था, और मेरे मेकअप को ही 3 घंटे लगते थे। 3 घंटे मेकअप, मतलब वो भी एक टफ़ टाइम था, लेकिन बहुत अच्छा टाइम हमारा गुजरा है। पंचेरी इतनी खूबसूरत जगह थी, और वो स्टोरी बहुत अच्छी थी वेद राही सर की। उसके बाद पद्मा सचदेव जी की जो मैंने नॉवेल्स करी हैं, उसमें एक डोगरी की थी, उन्ना बनक देरी। उसके बाद जो कॉन्वाई सीरियल मैंने उनका किया ना, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मतलब आप देखिए कि इस लेवल के ये जो राइटर्स हैं, वर्ल्ड फेमस हैं, क्या लिखा है इन्होंने। उसके बाद वीरेंद्र पटवारी जी का मैंने एक सीरियल किया था, सज़ा उसका नाम था, वो भी मेरे दिल के बहुत करीब है। भद्रवाह की वादियों में हमने शूट किया। फिर कोहली जी का एक जो मैंने किया, धर्मेंद्र कोहली जी का, उसका नाम था, डोगरी सीरियल था वो, बदनामी दी छां। वो भी एक बहुत खूबसूरत स्टोरी थी। मतलब ये चंद हैं जो कि मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाऊँगी। उसके बाद एक और स्टोरी थी सुधीर तलवार जी की, वो मैंने कश्मीरी में किया था, उसका नाम था अर्नीमाल। आपको पता है बड़ी फेमस पोइट्स रही हैं श्रीनगर की। अर्निमाल का कैरेक्टर, मतलब ये सारे कैरेक्टर मुझे ऐसे लगता है कि अब मेरी लाइफ का एक पार्ट हैं, और एक्टिंग ने, इन कैरेक्टर्स ने मुझे लाइफ को समझने में बहुत मैच्योर किया है, लाइफ को समझने में बहुत आसान किया है। और मुझे लगता है कि एक एक्टर जितनी अच्छी से लाइफ के डिफरेंट शेड्स को समझता है, शायद एक आम आदमी नहीं समझ पाता होगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं आर्टिस्ट, बहुत ज़्यादा डीप होते हैं। आप एक इमोशन को किस तरह देखेंगे और एक एक्टर किस तरह देखेगा, मुझे लगता है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैम ये जो आपका सफ़र था एक्टिंग का, कितना लंबा जो है ये चला, या अभी भी कर रहे हैं? देखिए, 28 साल से चल रहा है, 28 और साल मुझे से लगता है कि जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक ये चलता रहेगा, बिकॉज़ मैं इसको खुद से अलग नहीं कर सकती, और ये अब मुझसे बिछड़ नहीं सकता। मैं आपको बताऊँ, एक ऐसा टाइम था जब मुझे ऐसे लगता है, मैं अभी 2-3 दिन पहले ही पत्नीटॉप होके आई हूँ। एक ऐसा टाइम था कि जब मुझे लगता है कुद, बटोत, मानसर और पत्नीटॉप, गुलमर्ग, सोनमर्ग और यूसमर्ग, मुझे लगता था ये ऐसी पहलगाम, ये ऐसी जगह है कि यहाँ के ना पत्ता पत्ता, बूटा बूटा भी हमें पहचानने लगा था। बिकॉज़ मुझे याद है कि मैं घर से कूद जाती थी शूट पे, वहाँ से नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए गुलमर्ग जाती थी मैं, गुलमर्ग से फिर मैं यूसमर्ग पहुँच जाती थी, वहाँ से मैं मानसर पहुँच जाती थी। सो महीना महीना हम लोग घर के बाहर रहते थे। बहुत ही खूबसूरत दौर था। और अभी भी आप बिलीव करें कि ऑन एयर प्रोग्राम्स होते हैं। मैं अभी जम्मू में नहीं हूँ, बाहर हूँ। मेरे बहुत सारे टचवुड फैंस हैं, आई एम ब्लेस्ड दैट वे। लोगों का मुझे इतना प्यार मिला कि वो क्या करते हैं कि कभी कोई सीरियल चल रहा होगा और वो रिकॉर्ड करके टीवी से ही मुझे भेज देते हैं। जिनके पास नंबर्स नहीं है वो मैसेंजर पे भेज देते हैं कहीं कहीं। सो बहुत अच्छा लगता है कि लोग आपको अभी भी जानते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया, मैं पत्नीटॉप गई थी, संडे का दिन था, सनासर में मुझे इतने सारे लोग मिलने आ गए, और मेरी भाभी थी साथ में, मेरी फैमिली थी, मेरे हस्बैंड भी थे। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं इतना ही कहूँगी। एंड यू नो, माई भाभी वॉज लाइक, वाओ दीदी, मतलब आपके फैंस आपको पहचानते हैं। या मेरी भतीजियाँ थी, मेरे अपने बच्चे थे। सो ये एक ब्लेसिंग है। मुझे लगता है कि आप उसे भगवान बोलिए, खुदा बोलिए, बहुत कम लोगों को शायद ये सब नसीब में होता है, और एक मैं हूँ खुश नसीब कि भगवान ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना है। तो मैम आने वाले समय में एक्ट्रेस के रूप में क्या कुछ देखने को मिलेगा आम जनता को? अभी ऑनेस्टली मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, बिकॉज़ अभी मैं मेरे कुछ और काम हैं इस सफ़र में, ज़िंदगी के सफ़र में। मुझे लगा कि वो शायद इससे और ज़रूरी हैं, बहुत सारे लोगों को मेरी ज़रूरत है। तो अभी मेरा रास्ता थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन डेफ़िनेटली जैसे मैंने आपको बोला कि एक्टिंग ना तो मुझे छोड़ेगी, ना मैं उसको छोड़ सकती हूँ। मेरी सांस है, मेरी रूह है। फ्यूचर में कुछ आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स ज़रूर मिलेंगे, ये तो मेरा वादा है अपने आप से। बस थोड़ा सा एक फ़ेज़ है जो कि शायद इस टाइम मेरी ज़रूरत कहीं और है, और मैं वहाँ बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। तो मैम एनजीओ जो है, कोरोना के समय में आपने एक एनजीओ के माध्यम से भी लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की, तो कैसे हुआ वो सब?
देखिए एनजीओ जो मेरा है उसका नाम है परिवर्तन चेंज वी नीड। बचपन से ही थोड़ा सा जो भी अपनी हैसियत के मुताबिक सोशल वर्क होता था हम करते थे। ये मैंने अपनी फैमिली से सीखा है। मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई सब वैसे ही करते हैं। किसी को भी ज़रूरत हो, रात को 2 बजे मैंने देखा अपनी फैमिली में, घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं भी हो, वो भी उठ के जाएंगे और लोगों की हेल्प करेंगे। सो मैं ये कहूँगी कि ये विरासत में मिला है। सो बहुत साल मैं लोगों के साथ काम करती रही। फाइनली यू नो एट वन टाइम मुझे लगा कि मैं अपना एनजीओ रजिस्टर करवाती हूँ। मैंने वो रजिस्टर करवाया यहीं पे जम्मू में ही, और बहुत काम किया हमने जम्मू में। गवर्नमेंट स्कूल्स में, ये जो अपने गुजर भाई होते हैं इनके कुल्लों में जाके, स्लम्स, मेरा जो मोस्टली वर्क होता है वो बिल्कुल अंडर प्रिविलेज्ड लोग जिनको की ज़रूरत होती है, वहाँ हम लोग जाते हैं, दूर दराज जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। कोरोना में दिल्ली में बहुत काम किया हमने। आपने जैसे देखा होगा कि वो मज़दूर जाते थे, आपने तो न्यूज़ों में पैदल देखा जाते थे होगा, बिल्कुल। आपने खबरों में देखा होगा, लेकिन मैं रोज़ उनके साथ चलती थी। मैं स्कूल्स में उनके साथ होती थी, मैं रोड्स पे उनके साथ होती थी। अ, रात को 3 बजे, रात को 2 बजे, बिकॉज़ वो लोग किराए पे रहते थे, बाहर की स्टेट से थे, अपने घर बार छोड़ के छोटे-छोटे बच्चों को ऐसे कंधों पे उठा के आ जाते थे। और उनके वो मतलब पानी तक भी उनको नहीं मिलता था। बड़ा मुश्किल दौर था, बड़ा मुश्किल। मैं तो भगवान से ये दुआ करती हूँ कि वो टाइम किसी को ना दिखाए। बड़ा गंदा टाइम था, बहुत टफ़ टाइम था सबके लिए, वो देखा है मैंने। और हम लोग क्या करते थे, कुछ भी जो भी अपनी हैसियत के हिसाब से, मेरी फ्रेंड्स थी उसमें, समीक्षा, भावना, मीनाक्षी, मंजू, अनुराधा, मैं इनके नाम ज़रूर लेना चाहूँगी, और भी कुछ लोग थे। तो इन लोगों ने बड़ी हेल्प करी। हम लोगों ने अपना लेडीज़ टीम ही थी, हम लोग जाते थे उन स्कूल्स में। फिर उनको क्या किया गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने उनको स्कूल्स में शिफ्ट कर दिया। वहाँ से दिन भर उनको बिठा के रखते थे। पहले तो बस स्टैंड्स पे बिठा के रखते थे। आप दिल्ली की वो गर्मी देखिए, और वो बस स्टैंड्स मतलब रोड पे बिठा के रखते थे लंबी लंबी लाइनों में। और उनको हम लस्सी, बिस्किट्स, कुछ खाने पीने का, बिकॉज़ मैं देखती थी ये जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम उनको अनाज देते हैं, वो अनाज खाने लायक नहीं होता था। ग्राउंड रियलिटी वो नहीं होती है। ग्राउंड रियलिटी वो नहीं थी। 10-10 रुपए का एक एक पैकेट चावल का वो लोग खरीदते थे कहीं से, आधे पके चावल। आप देखिए जो रागी खाता है, जो बाजरा खाता है, वो 3 टाइम 2 टाइम चावल कैसे खाएगा, उनका पेट भी खराब हो जाता था। बिल्कुल। लोग कहते थे कि ये लोग मतलब घमंडी हैं, इनको समझ नहीं आता, हम इनको हेल्प कर रहे हैं। तो मेरी उन दिनों बहुत लोगों से आर्ग्यूमेंट्स होते थे कि कैसे खाएं ये अध कच्चे चावल, बच्चे बीमार हो गए, लोग बीमार हो गए, बहुत सारे बुज़ुर्ग देखे। सो वो टाइम अच्छा नहीं था। सो उस दौर में मैं लोगों के साथ खड़े होने की हमने कोशिश की। उसके लिए काफ़ी अपोजिशन हुआ। जिस सोसाइटी में मैं रह रही थी वो सोसाइटी मेरी एंटी हो गई। ये जो RWA होता है इनका, कि ये मैडम जाती हैं यहाँ से तो कोरोना लेके आएंगी और हमारे लोगों को ख़तरा है। सो हमने उनको समझाने की कोशिश की कि सबसे पहले मेरी फैमिली को ख़तरा होगा, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। तो एनीवे ये सब डिफ़िकल्टीज़ आपको पता है, जब आप एक अच्छे काम के लिए निकलते हैं, आपको ये सब रास्ते में ये जो अटकलें होती हैं ना, ये फ़ेस करनी पड़ती हैं। लेकिन अब मुझे आदत हो चुकी है। सो ये एक आदत ही हो गई है, मेरे लिए बड़ी बात नहीं है कि कोई क्या बोलेगा, कोई मेरे रास्ते में कहाँ रोड़े अटकाने की कोशिश करेगा। ये बहुत ही माइनर चीज़ें हैं। मुझे लगता है जब आप दुनिया में देखो, जब आप दुख देखो, लोगों के गम देखो, तो ये चीज़ें कुछ नहीं लगती। इससे बहुत कुछ बड़ा है दुनिया में और करने को है, बस लोग चाहिए आगे आके करने के लिए। बिल्कुल। जी, भावुक हो गई आप। क्या कहूँ, मतलब वो जो सीन मैंने देखे हैं वो सीन मुझे याद आ गए। वो टाइम वाकई बहुत मुश्किल था, वो किसी को भी भावुक कर देगा। बहुत ही मुश्किल टाइम देखा है वो वाला। तो मैम अगर बात करें हम, आप एज अ राइटर आपने काफ़ी सारी मतलब बुक्स रिलीज़ की हैं, तो एक्ट्रेस से सीधा राइटर मतलब कैसे? इसका देखिए, जब मैं स्कूल में थी, मैं स्कूल से ही लिखती थी। तब डेली एक्सेलशियर में लिखती थी, कश्मीर टाइम्स आपको पता है बहुत पुराना पेपर था, उसमें लिखती थी मैं। कुछ कुछ बच्चों के हिसाब से आर्टिकल्स लिखती थी, A to Z सुपरलेटिव्स मुझे याद है मैंने लिखा था। तो लेकिन बीच में मेरा, जब मैं एक्टिंग में गई तो मेरा ये सब छूट गया। लेकिन मुझे लगता है वो बड़ा अच्छा हुआ, बिकॉज़ जब मैंने इतने अच्छे पावरफुल स्क्रिप्ट्स पढ़े और वो कैरेक्टर्स जिए, तो कहीं ना कहीं मेरा वो जो एक दबा हुआ राइटर था वो जग गया। तो वहाँ से मेरा राइटिंग का सफ़र फिर से स्टार्ट हो गया। कौन कौन सी बुक्स जो हैं अभी तक रिलीज़ हुई हैं या आने वाले समय में? जी, मेरी पहली जो किताब थी वो हिंदी पोइट्री की थी, उसका नाम था वजह हो तुम। और उसका जो बुक रिलीज़ फंक्शन हुआ था वो दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर में हुआ था। उसके बाद जम्मू में भी मैंने अपने लोगों के लिए अभिनव थिएटर में KL सहगल हॉल में किया था लोकार्पण।
उसके बाद दूसरी जो मेरी बुक थी वो प्रेस क्लब में हुआ है उसका लोकार्पण, वो थी नहीं अभी अंत नहीं। वो एक सोशल, ये जो हमारा एक ताना बाना है, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके थी, और दोनों हिंदी में थी। तीसरा जो मेरा साझा काव्य संग्रह था उसका नाम था समवेत, तो वो उसमें ऑल इंडिया लेवल के राइटर्स थे, तो उसमें मेरी भी कुछ पोइम्स आई थी जी। आने वाले समय में कुछ और नया लोगों को मिलेगा, या कोई बुक आने वाली हो या कुछ इस तरह का? जी बिल्कुल, मेरी 2 बुक्स अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ लिख पाऊँ। एक तो 1947 पे ही है, बिकॉज़ अब इतना काम मैं कर रही हूँ, इतना मैं लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो मैं लोगों को एक्चुअल जो दर्द जिन लोगों ने खुद भुगता हुआ है, अपनी आंखों से देखा हुआ है, एज़ इट इज़ मैं सामने लाना चाहती हूँ। और दूसरा जो है वो अगेन सोशल प्रॉब्लम्स को लेके, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है, जैसे मेरी एनजीओ का भी आपने नाम देखा, परिवर्तन, चेंज वी नीड, मुझे ऐसे लगता है कि हमें सोसाइटी में बहुत सारी चेंजेस लाने का टाइम आ गया है। इट्स हाई टाइम, एंड ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है। सो इन्हीं सब चीज़ों को, जो भी मैं आसपास देखती हूँ, उनको मैं पेन डाउन करने की कोशिश करती हूँ, अपने समाज तक, अपने यंगस्टर्स तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो मैम, अब बात करेंगे हम आपके पेज की। आप जो पेज पे मैं आपकी वीडियोस देख रहा था, आप जिस तरह से सरहद के पार जो लोग बैठे हुए हैं, खासकर अगर हम पीओ जेके की बात करें, उन लोगों से मतलब बातचीत करते हैं, उनकी दुख दर्द समस्याएं जो हैं उस पर बातचीत करते हैं। तो ये मतलब कैसे एक चेंज पेज मतलब आना, एक राइटर, एक्ट्रेस और ये सब, उससे क्या बदलाव मतलब आना लाना चाहते हैं आप? देखिए, ये जो आपने पेज की बात करी, वो पेज मैं ही हूँ, जो मुझे लगता है कि जो मेरी फीलिंग्स हैं मैं उस पेज के थ्रू सब तक पहुँचाती हूँ। लोगों के इमोशंस मेरे इमोशंस से जुड़े हैं, बिकॉज़ हम सब इंसान हैं, सब इमोशनल हैं, सब हर बात समझते हैं। बिल्कुल। और बेसिकली जो आम आदमी है उसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। आम आदमी को सिर्फ सर्वाइवल का मसला है, वो अमन मोहब्बत ही चाहता है, वो अमन चैन चाहता है। तो हुआ क्या कि मैं बैठी हुई थी अपने घर पे, मैंने अपनी ज़ुबान में, जिसको हम पुंछी बोलते हैं, वो डायलेक्ट है, और पहाड़ी में एक पोइम लिखी, यहाँ मेरा जन्म हुआ गाड़ीगढ़ के बारे में, मैंने अपने पेज पे अपलोड कर दी, नॉर्मल अपने पर्सनल अकाउंट पे। वो कहीं से शेयर होते होते सरहद के उस पार पहुँच गई। लोगों के लिए बड़ा शौक था कि ये लड़की हमारी ज़ुबान कैसे बोलती है। उसके कुछ दिनों बाद ही 22 अक्टूबर था। आपको याद है कि यहाँ पे लोग और वहाँ पे लोग 27 अक्टूबर को ब्लैक डे बनाते थे। ये सालों साल 75 साल से चला आ रहा है। तो मेरी एक फ्रेंड से बात हुई श्रीनगर, तो मैंने उनको बोला कि 27 अक्टूबर एक्चुअली ब्लैक डे नहीं है। इफ़ यू विल थिंक सीरियसली, 22 अक्टूबर जब पाकिस्तान ने कबायली भेजे थे JNK में, वो ब्लैक डे है। सो लोगों को समझने में टाइम लगा, लेकिन मैंने ऐसे ही घर पे बैठ के एक बनाया वीडियोज़, और मैंने अपने दादाजी का जिक्र किया, वहाँ की जगह के बारे में जिक्र किया। आप बिलीव करें, उसके बाद जैसे कहते हैं तूफ़ान मच गया, तूफ़ान आ गया। मुझे मैसेंजर्स पे फेसबुक के थ्रू कॉल्स आने लगी। लोगों ने ये कहा कि आपका वो 10 मिनट का वीडियो देखने में हमारे 5-5 घंटे लग गए, बिकॉज़ एक तो वो ज़ुबान का जो अपनापन होता है, कल्चर सेम, बिल्कुल। और 75 सालों के बाद लोगों ने देखा कि इस तरह भी लोग रहते हैं, उनको पता नहीं था। जो हिस्ट्रीज़ पढ़ाई गई हैं, बड़ी गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई है वहाँ पे। सो लोगों को थोड़ी असलियत लगी, कमी महसूस कर रहे थे लोग, बिकॉज़ कभी कुछ लोगों ने तो बताया होगा कि हमारे भी यहाँ दोस्त रहते थे, पड़ोसी रहते थे, उनके साथ सही नहीं हुआ, अत्याचार हुए, जुल्म हुए, और बस वो वीडियो लोगों ने देखना था। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला कि एक क्या बताऊँ मैं, आप, वो भी एक दौर था मेरी लाइफ का, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। लेकिन अगेन मैं कहती हूँ कि मैं जितना ऊपर वाले की मैं शुक्र करूँ कम है। ऐसे ऐसे कामों के लिए उसने मुझे चुना। बस वो फिर स्टार्ट हो गया, वो सफ़र स्टार्ट हो गया, फिर लोग मुझसे जुड़ने लगे। मैंने जो 1947 के जो आई विटनेसेस थे, बुज़ुर्ग, मैं ढूंढने के लिए निकलने लगी, क्या इस पार क्या उस पार। और जो अभी आप देखिए 90 साल के, 92 साल के, 84 ईयर्स अबव ही हैं मोस्टली, जिनके फिर मैंने इंटरव्यूज़ लिए अपनी ज़ुबान में, अपने पेज पे चढ़ाई। फिर जब वहाँ लोगों ने देखे तो उनको लगा कि यार इस लड़की ने एक्चुअली सेल्फलेसली काम कर रही है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो हिस्ट्री का एक 75 ईयर्स से उनको पढ़ाया जा रहा था, वो हिस्ट्री पे तो पूरा पानी फिर गया ना, जब बुज़ुर्गों ने आके बोला। बिकॉज़ इन्होंने बोला जो हमारे पड़ोसी थे बहुत अच्छे थे, हम लोग भाइयों की तरह रहते थे। जैसे मैंने आपको बोला कि आम आदमी को कोई मतलब नहीं होता। ये सारा काम पॉलिटिक्स नहीं किया, जो भी किया, ये जो कम्युनलिज़्म और ये जो मज़हब के नाम पे चीज़ें होती हैं ना, आम आदमी को इससे कोई मतलब नहीं होता। सो फिर लोगों ने भी समझा कि इंसानियत पे बात करें, तो आज बहुत सारे लोग हैं
जो कि इंसानियत से जुड़ गए हैं, अपने आप को इंसान समझने लगे हैं और एज़ इंसान अपनी फ़र्ज़ अदायगी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज मैंने देखा है और बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ आ गया कि 27 अक्टूबर नहीं 22 अक्टूबर ब्लैक डे है। ये एक मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लोगों ने 22 अक्टूबर ब्लैक डे बनाना स्टार्ट किया। तो रोमी मैम, डर नहीं लगता है आपको, मतलब सरहद के पार, वो भी अब बाकी कंट्रीज से तो लोग जुड़ना चाहते हैं, लेकिन भारत में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान या पीओजे के मतलब वहाँ पे इस तरह से नहीं करता है, डरता है, तो आपको डर नहीं लगता है? मुझे डर नहीं लगता, मेरे वो अपने लोग हैं। आप देखिए कि 75 साल के बाद सेम कल्चर सेम ज़ुबान, डर क्यों लगेगा? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब उन्होंने टेक ओवर किया, सबसे पहले वो वहाँ गए थे नवाज़ शरीफ साहब के यहाँ, मुझे याद है। हम कोई ऐसी बात करते ही नहीं, गलत काम करते ही नहीं जिससे मुझे डरना पड़े। हम अपनी लैंग्वेज कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। जो फैमिलीज़ बिछड़ी हुई हैं 75 सालों को, अगर आप मेरे पेज पे और पीछे जाके स्टोरीज़ देखेंगे, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। माँ वहाँ रह गई, बेटा यहाँ रह गया, किसी को पता नहीं था वो ज़िंदा हैं कि नहीं। कैसे कैसे हमने मिलाने की कोशिश की, थैंक्स टू सोशल मीडिया। ये टेक्नोलॉजी जो इतनी एडवांस हो गई है, लोगों के लिए एक चमत्कार था। 84 इयर्स के एक बुज़ुर्ग वहाँ पे, जो पहले तुलसी बाबा थे, फिर वो मीरू बाबा हो गए, और उन्होंने अपनी बहन का मुझे बताया। सबसे पहले जो मैंने फैमिली मिलाई, उन्होंने कहा जानकी है, उसके आँख के नीचे यहाँ पे काला मसा है। इतनी सी निशानी उन्होंने बताई। आप तब की पॉपुलेशन देखिए और आज की पॉपुलेशन देखिए, और इतनी पॉपुलेशन में एक जानकी को आप ढूंढ के बताइए, बहुत मुश्किल था। लेकिन लोगों की दुआएं, लोगों का प्यार और मेरे रब का साथ, मेरे अपने बुज़ुर्गों का आशीर्वाद, इन चीज़ों ने मुझे आगे ही बढ़ाया, रुकने नहीं दिया। बहुत चैलेंजेस आए। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये हिंदू है तो इसको बाइकआउट करें। कुछ लोगों ने पाकिस्तान की अखबारों में मेरे ख़िलाफ़, मेरे फ़ोटो के साथ बहुत सारे फतवे जारी किए कि आप इसको मत देखिए, ये कश्मीर की तरफ से लोगों को हटा के पुंछ की तरफ मोड़ रही है। तो मैंने कहा कि मेरे जो दादे पेरे हैं वो तो पुंछ से ही हैं, पहाड़ से ही हैं, तो ऑब्वियसली मैं अपनी जगह की बात करूँगी। कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम थी कि मैं इस पुंछ की ज़्यादा बात नहीं कर रही, मैं उधर ज़्यादा जुड़ी हूँ। तो मैंने उनको बोला कि मेरी रूट्स वहाँ हैं तो मैं वहाँ की बात करूँगी। आज मैं प्राउडली आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ कि जो हमारे HM ऑनरेबल HM है माननीय अमित शाह जी, वो भी कहते हैं कि पीओजे के हमारा है। बिल्कुल। तो फिर हमें किस बात का डर? हम तो वही बात कर रहे हैं। अभी आप देखिए जम्मू में कितना बड़ा इवेंट हुआ है, पीओजे के DPs कितने सारे थे, लाखों की तादाद में। तो जब हमारी गवर्नमेंट कहती है कि पीओजे के हमारा है और हमने वापस लेना है, तो हमारे तो बुज़ुर्गों की जगह है। हमने तो अपने बुज़ुर्गों को वहाँ पे तिल तिल यहाँ पे मरते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है, उनको रोते हुए, अपने घर की बारे में बातें करते हुए। उनके पास कभी कोई टॉपिक ही नहीं होता था। तो मुझे डर किस बात का है? मैं किस बात से डरूं? ये मेरे घर की कहानी है। थ्रेट्स वगैरह आपको मिली कभी, या कोई मतलब कोई कमेंट्स में या कुछ इस तरह का? कमेंट्स में तो खैर आम बात है, लेकिन थ्रेट्स बहुत मिली। मुझे लोगों ने ये कहा कि आप किला बराल में आएंगे और आपके हम इतने टुकड़े कर देंगे और गोलियों से भून देंगे। मेरे बच्चे एक बारी बहुत डर गए थे, लेकिन मुझे इन थ्रेट से डर नहीं लगता। मुझे ये पता है कि उन लोगों की कोई औकात नहीं है, उनको अपने घर में कोई नहीं पूछता तो बाहर क्या पूछेगा। ये सिर्फ वो लोग हैं जो खुद डर गए हैं, वो मुझे डराना चाहते हैं। लेकिन मेरे साथ पूरी दुनिया है, कितनी दुनिया है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यासिन अंजुम भाई हैं, अगर आपके चैनल से मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं, और बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं जो मुझे कहते हैं कि वहाँ पे पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, पत्थर पत्थर भी आपको पीओजे के करना आपको डिस्कस करता है और आप उनके दिलों में हैं। अभी वहाँ के बाग एक जगह है, वहाँ के प्रोफेसर रियाज असगर मलोटी, मैं उनका नाम भी बता देती हूँ, वहाँ का जो एक अखबार था सादाए चिनार, मेरे खिलाफ उन्होंने इतना बड़ा आर्टिकल लिखा और बड़े सारे लोगों ने वहाँ आर्टिकल्स लिखे। लेकिन ये सिर्फ चंद लोग हैं, मुझे प्यार करने वाले, मुझे अपनाने वाले, मुझे इज़्ज़त मान देने वाले, मुझे बाजी और आपी के खूबसूरत रिश्तों नवाजने वाले बहुत लोग हैं। जो इतने लोगों का प्यार है ना, मेरे लिए वो मैटर करता है। ये दो चार जो नफ़रत की जिनकी दुकानें चलती हैं, वो लोग तो कहीं मेरे आगे ठहरते भी नहीं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे शफ़क़त आरी भाईजान बाग के हैं। 2018 में 2018 में नहीं, सॉरी 19 में उन्होंने फ़ेसबुक मैसेंजर पे एक मुझे मैसेज आया कि रोमी बाजी मेरे घर में बेटी हुई है, मैंने अपनी बेटी का नाम आपके नाम पे रखा है, रोमी शर्मा की भतीजी रोमी खान।
पहाड़ी में मुझे रूमी बोलते हैं। तो रूमी शर्मा की भतीजी रूमी खान, मैंने उसको 10 बार ही पढ़ा मैसेज को, बिकॉज मुझे लगा कि मैं कोई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं कि कोई अपने बच्चे का नाम मेरे नाम पे रखेगा। बहुत बड़ी बात थी। जब मैंने 8-10 बार इसको फिर पढ़ा तो मैं रोने लगी, बहुत इमोशनल हो गई मैं। 1-1.5 घंटा अच्छे से इमोशंस अपने रोने के बाद मैंने दूसरे कमरे में गई, मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा आप ये मैसेज पढ़ो। उन्होंने कहा कि तुमने उनको मुबारक दी कि उनके घर बच्ची हुई है? मैंने कहा नहीं। मैंने उनको मुबारक दी फेसबुक के मैसेंजर के थ्रू ही। मैंने उनको बोला कि आप मुझे पिक्चर्स भेज सकते हैं, बिकॉज देखिए पर्दा सिस्टम भी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने कहा मुझे पिक्चर भेज सकते हैं क्या, मैं इसका बच्ची का वीडियो बना के पेज पे चढ़ा सकती हूँ? आप देखिए उनका दिल। उन्होंने कहा कि ये आपकी भतीजी है। उन्होंने मुझे फ़ोटोज़ भेजी, वीडियोज़ मैंने डाले, अपने पेज पे डाले हैं। उनकी जो फैमिली है वो इस तरफ के पुंछ कमी खां मोहल्ले के हैं। वो कहते हैं हमारे दादा की कब्रें आपके उस तरफ हैं। उन्होंने मुझे अपने बच्चों की फ़ोटोज़ भेजी, सबसे बात करवाई घर में। उन्होंने कहा कि ये जो फ़ोटोज़ मैं अपने बच्चों की आपको भेज रहा हूँ, ये उस हवा में जा रही हैं जिस हवा में इनके बुज़ुर्ग हैं, हमारे दादा हैं। मतलब आप डेप्थ समझिए। मैंने 1 कदम बढ़ाया और उन्होंने 10 कदम बढ़ाए। तो जब मैं देखती हूँ कि ये जो लोग मज़हब के नाम पे इतने दंगे करते हैं, इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है दुनिया क्या है और एकता क्या है, प्यार मोहब्बत क्या है। तो इसीलिए मेरा हमेशा ये एक मैसेज रहता है कि ये जो मोहब्बत है ना, इसको समझना हर एक के बस का नहीं है बस, लेकिन ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। आई थिंक दिस इज़ द हाई टाइम। ये जो यंग जनरेशन है हमारी, ये जो नफ़रतों में खुद को झुलसा रही है, बेसिकली झुलसने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ तबाही होगी। तो अच्छा है कि प्यार को समझें और अमन की राह पे चलें। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी। बिल्कुल। तो रोमी मैम, हमारी जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने कभी आपको रोकने की कोशिश की हो, पुलिस ने या एजेंसीज़ ने, कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो या क्यों उनसे बात कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। ये मुझसे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज़ मुझे ऐसे लगता है कि डेफ़िनेटली गवर्नमेंट को पता है कि मैं क्या काम कर रही हूँ। गवर्नमेंट को आप कुछ भी ना अनदेखा नहीं कर सकते। हमारा इंडिया जो है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, इतना बड़ा सिस्टम है, कोई छोटा मोटा गांव तो है नहीं। सो गवर्नमेंट सब जानती है क्या करते हैं। और हम लोग भी जो एक लीग से परे नहीं हटते, हम कभी गवर्नमेंट की कोई बात नहीं करते, बिकॉज़ उसके लिए और बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। और मैं कोई क्रिटिक नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ पॉलिटिक्स में जो कि मैं कुछ अपना पॉलिटिकल व्यू दूँ। सो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, टच वुड। और वैसे भी हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं या मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं, बिकॉज़ मेरा एक एज एक्ट्रेस भी अपना एक काफ़ी लंबा सफ़र रहा है। सो हम सिर्फ अपनी लैंग्वेज कल्चर को लेके काम करते हैं और उन लोगों को मिलाने का काम करते हैं जो 47 में बिछड़ गए थे, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया। और नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे रोकने की कोई कोशिश की हो। जबकि मैं अलग अलग जगह पे जाती हूँ, बहुत जगह जाती हूँ। मुझे राजस्थान से मेरी फ़ैन फॉलोइंग, हिंदुस्तान के तो आप किसी भी कोने में चले जाएं, यहाँ पे भी माइग्रेटेड मतलब जो 1947 में जो फोर्सफुली माइग्रेशन हुई थी। तो जिधर भी आप यूपी का नाम लें, एमपी का लें, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, यूके, स्विट्ज़रलैंड, यूरोप, सऊदी, हर जगह मेरे फ़ैन्स हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरा परिवार है मैं कहूँगी। तो मुझे कभी भी किसी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैम, क्या एक मैसेज देना चाहेंगी आम जनता के लिए, आवाम के लिए, अपने जो पीर पंचाल के लोग हैं उनके लिए, और जो POJK में लोग रह रहे हैं उनके लिए भी? मैं सबको यही कहूँगी कि सबसे बड़ा धर्म जो है वह इंसानियत है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। बिकॉज़ अपने अपने जो हमारे धर्म हैं वो बहुत अच्छे हैं। और मुझे लगता है कि जो दूसरों के मज़हब के बारे में बातें करते हैं लोग, उन्होंने अपना ही मज़हब पहले अच्छे से नहीं पढ़ा होता। जब आप दूसरे मज़हब का एहतराम करना जानते हैं, दैट मीन्स वो दिखाता है, दैट शोज़ कि आपने अपने मज़हब को अच्छे से समझा है, पढ़ा है। बिकॉज़ मुझे ऐसे लगता है कोई भी मज़हब जो है वो बैर रखना नहीं सिखाता, ये सिर्फ हमारी सोच पे डिपेंड करता है। भाईचारा, प्यार बहुत ज़रूरी है, मैं हमेशा यही कहती हूँ। बिकॉज़ अदरवाइज़ हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं और नस्लें तबाह हो जाएंगी, और उन नस्लों में कहीं ना कहीं हमारे अपने बच्चे हैं जो तबाह हो रहे हैं और तबाह हो जाएंगे। तो हमें सोचना ये होगा कि हम अपने बच्चों के लिए कौन सा फ्यूचर तय कर रहे हैं, उनको हम गिफ्ट में क्या देंगे, ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों की तबाही खुद लिख रहे हैं। इससे बड़ा मतलब मुझे लगता है कि ब्लंडर कुछ हो ही नहीं सकता, बिल्कुल।
चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। Thank you so much. तो ये थी हमारे साथ रोमी शर्मा जी, जो कि एक एक्ट्रेस के रूप में भी काफ़ी अच्छा नाम बनाया है, राइटर के रूप में भी इन्होंने एक काफ़ी अच्छा मुकाम पाया है, और पेज के ज़रिए भी जो है दो दिलों को जोड़ने का काम कर रही हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।